नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि इस नगरीय निकाय चुनाव में विकास के नाम को लेकर चुनाव में उतरेंगे। पिछले 2 साल में कांग्रेस सरकार ने विकास को रोककर वादों को तोड़ा है। उससे हमें उम्मीद है कि जनता इस चुनाव में भाजपा का साथ देगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की पुस्तक खेती का खून 3 काले कानून को आड़े हाथों में लेते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि जिन्हें खेती में हरी मिर्ची और लाल मिर्ची का पता नहीं है, वह ऐसी किताबें लिख रहे हैं। यह तो बस किसान आंदोलन की आड़ में अपने वोटर की फसल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। चतुर्वेदी बुधवार को भीलवाड़ा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर 1 दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा आए थे। इस दौरान उन्हें भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली, जिसमें भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा नगर निकाय चुनाव में भाजपा को सपोर्ट करने के लिए भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। इनसे जानना चाहते हैं नगर निकाय चुनाव के अंदर पार्टी की क्या रणनीति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है। हम हर चुनाव को महत्वपूर्ण मानते हैं, चाहे वार्ड का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, और उसी के तहत पार्टी ने जिस समय चुनाव की घोषणा की तब से अपना सारा प्रयास शुरू किया। एक तरफ संगठन के स्तर की बैठकें, बूथ की इकाई को मजबूत करना, और दूसरा प्रत्याशी चयन। आज हम दूसरे चरण पे हैं कि नाम वापसी का काम पूरा हो चुका है। अब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी योजना बना करके प्रत्येक बूथ के ऊपर लगातार 28 तारीख तक 3 बार संपर्क करके आम मतदाता को भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील करने का तय किया। एक देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उस बारे में 3 कृषि कानून बिल केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित किए थे, और तीनों बिल वो थे जिनकी आज़ादी के बाद से किसान मांग कर रहा था कि हमारे को अपने माल को बेचने का अधिकार हो, उसकी कीमत तय करने का हमें अधिकार मिले, हमें स्वयं बाजार तय करने का अधिकार मिले। उन्हीं विषयों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया। संपूर्ण देश का किसान, हर प्रांत का, हर जिले का आज इन कृषि कानूनों के साथ खड़ा हुआ है। कुछ किसान दिग्भ्रमित होकर के या कुछ लोगों के भड़काए जाने के कारण से इसको लेकर के आंदोलन पिछले 50 दिन से कर रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी इसी किसान आंदोलन के बीच में अपना रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रही है। जिनके किसानों के ना तो बिल समझते, ना किसान की कृषि को समझते, ऐसे राहुल गांधी जी खेती का खून करके किताब को जारी करके कहीं ना कहीं इसमें से अपनी फसल को ढूंढने का प्रयास कर। राजस्थान का किसान साथ नहीं लग रहा है, फिर भी बराबर किसानों को उकसाया जा रहा है। ये बात आपने सही कही कि ये राजस्थान में एक ही स्थान पर शाहजहाँपुर के ऊपर कुछ किसान बैठे हुए हैं आंदोलन के नाम पर, और वो पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार द्वारा पोषित आंदोलन है। जयपुर के संभागीय आयुक्त तो स्वयं जाते हैं, उनकी खैरख्वाह देखते हैं। बहरोड़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारी बहरोड़ की सफाई नहीं करते, किसानों के आंदोलन के स्थल की सफाई करते हैं। वहाँ जितने भी चल शौचालय हैं नगर अलवर नगर परिषद के, वो अलवर में उनका उपयोग नहीं होता, किसानों की व्यवस्था होती है। वहाँ स्वच्छ पानी पहुँचे, वो उसके कहीं बहरोड़ के गाँवों की चिंता नहीं हो रही, शाहजहाँपुर के लोगों के लिए नहीं, किसानों की चिंता हो रही है। और इसकी व्यवस्था स्वयं कांग्रेस की सरकार अपने खर्चे से अपनी तरफ से कर रही है। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व प्रदेश अरुण जी चतुर्वेदी। साथ ही नगर निकाय चुनाव में जिले के प्रभारी नारायण जी पंचारिया साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जिले के जो 6 नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, साथ ही जो नगर परिषद, उनके बारे में इनसे चर्चा करते हैं। जी सर, जिले के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, कितनी सीटों आप मानते हैं, कितनी सीटें भाजपा जीत? देखिए, हमने तय किया है कि 6 नगर पालिकाएँ और 1 नगर परिषद भीलवाड़ा की सर्वत्र कमल खिले। जहाँ तक भीलवाड़ा नगर परिषद का प्रश्न है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं लगातार 8-10 दिन से यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे कार्यकर्ताओं पर। जिस प्रकार की रणनीति जनप्रतिनिधि और संगठन ने तय की है, नीचे से बूथ से लेकर ऊपर तक शक्ति केंद्र और मंडल जो रचना हमारी हुई है, उससे मुझे स्पष्ट लगता है कि जो लक्ष्य हमने पहली मीटिंग में तय किया था 62+, उसको हम निश्चित तौर पर हासिल करेंगे। आपने जैसे बताया कि कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, लेकिन उसके बाद भी कहीं बागी जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं अभी भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। देखिए, प्रथम तो मैं ये कह दूं कि आपको आश्चर्य होगा कि 70 मात्र पार्षद वार्ड और 978 आवेदक, इससे स्पष्ट हो चुका था कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक जज्बा
जबरदस्त है। और मेरी मान्यता है कि ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ता का चुनाव है, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं कि टिकट तो मात्र एक को ही एक वार्ड में दिया जाता है। कुछ कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भरे थे, लेकिन पार्टी ने आह्वान किया, संगठन ने आह्वान किया, हमने सबने आग्रह किया, बहुत बड़ी संख्या में जिन ने आवेदन किए थे वो सारे के सारे विड्रॉ हो गए। अभी जैसे जानकारी लिए लेटेस्ट कुछ एक बचे हैं, हालांकि वो इतना कोई प्रभाव उनका नहीं है, हमने पता कर लिया है। तो अभी चूंकि हमारा कार्यकर्ता है, हमने एक आध दिन का अवसर और दिया है, हम एक प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति 6 वर्ष के लिए उस कार्यकर्ता को या वो जो भाजपा का कहता है उसको पार्टी से निष्कासित कर देगी। शहरी वोट बैंक को हमेशा भाजपा का वोट बैंक माना जाता है। साथ ही देखा जाए तो इसको लेकर भी जहाँ थंपिंग वोट पड़ते हैं भाजपा को, लेकिन कहाँ पार्टी का फेलियर रहा जो इतना विरोध पार्टी में भी देखने को मिला है, क्योंकि जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, क्या पार्टी समझाइश नहीं कर पाई समय पर या क्या कारण रहा है? मैंने शुरू में कहा है कि का छोटा चुनाव है, कार्यकर्ता का चुनाव, सबके मन की इच्छा चुनाव लड़ना, इसीलिए तो मैंने कहा बहुत बड़ी संख्या में आवेदन आए थे, उसमें से श्रेष्ठतम और चयन भाजपा द्वारा इस बार किया गया है। रही बात कि ताल ठोकने की, मैं कह सकता हूं कि ये मात्र एक प्रचारित किया हुआ शब्द है। मैं आज सुबह के बाद 3 वार्डों में जाके आया, बहुत बड़ी संख्या में कार्यालयों का उद्घाटन हो रहा है। जनता भाजपा कमल 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 सर्वत्र कमल की चर्चा है। आप निश्चित मान के चलिए 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो 62 प्लस वार्डों में कमल खिलेगा। 62 का टारगेट सभी बताते, क्या इसके पीछे देखिए, ये है हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक संरचना। उसके अंदर जिस प्रकार से भारतीय कार्यकर्ता बेस पार्टी है, संगठन बेस पार्टी है और विचारधारा बेस पार्टी है, इसलिए हम 62 इसलिए कह रहे हैं कि हम हर वार्ड के हर बूथ पे और उस जीतने वाले 65% से ऊपर मतदान भाजपा का हो। एक बूथ से भाजपा का कार्यकर्ता जाके मतदान करने तक की जिम्मेवारी हम सौंपने वाले हैं और उस तरह की बैठ के रचनाएं हमने कर ली है। जनता का मन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भीलवाड़ा नगर परिषद में कमल खिलेगा। टिकट वितरण में कई वरिष्ठ नेताओं का जैसे उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उसकी भी कई कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हैं। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, इस नाते मैं कह सकता हूँ भीलवाड़ा की धरती पर एक भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि जो ये हो नहीं सकता जिससे हमने सलाह नहीं की है। हमारी एक समन्वय समिति है, वर्तमान पूर्व मंडल अध्यक्ष से लेकर आप तो आश्चर्य करोगे शक्ति केंद्रों के प्रमुखों तक, जो हमारे 55 शक्ति केंद्र, सबको मैंने स्वयं ने बिठाकर और उनसे कहा, आह्वान किया, उनसे भी नाम लिए, लेकिन निर्णय तो आखिर एक वार्ड में एक ही होगा ना। इसलिए सबसे सलाह करके सर्वसम्मति से प्रदेश द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये थे नारायण जी पचरिया जिन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की कार्यकर्ताओं में नाराजगी को नकारते हुए कहा कि पूरी भाजपा संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और भाजपा ने जो लक्ष्य बना रखा 62 का, उसको पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेगी। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। आसीन थाना क्षेत्र के बराना गांव में करीब 5 बजे गांव की बुजुर्ग महिला रुक्मा देवी जाट अपने बाड़े में काम कर रही थी कि गांव का एक युवक उसके पास आया और उस बुजुर्ग महिला के पास बैठकर बातों में उलझाए रखा तथा मौका पाकर महिला की चादर खींचकर और मुंह पर चादर डाल दे तथा गला दबा दिया। वहीं महिला को मृत समझकर बुजुर्ग महिला के गले से रामनामी सोने की अंगूठी, चांदी का कमरबंद खोलकर ले बना। आखिर महिला को करीब 2 घंटे बाद होश आया और घटना की जानकारी परिजनों को दी। वहीं इस घटना की जानकारी आसीन पुलिस को दी तथा आसीन सीआई महेंद्र सिंह शेखावत में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा लूट की शिकार हुई महिला से लुटेरे के बारे में पूछा तथा पीड़ित महिला ने लुटेरे के हुलिये आधार पुलिस को बताया, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरे की तलाश में जुट गई है। वहीं इस घटना को लेकर गांव के लोगों में खौफ जारी हो गया है। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला, कीर्तन पर निहाल होते संगति। गुरु ग्रंथ साहिब को बारी बारी से मत्था टेकते समाजजन। अनुशासित ढंग से कोरोना गाइडलाइन की पालना के बीच चलता गुरु का अटूट लंगर। अवसर था बुधवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती पर सिंधु नगर स्थित गुरुद्वारा साहब में आयोजित कार्यक्रमों का। गुरुद्वारा गुरु नानक साहब की ओर से हुए कार्यक्रम में सिख समुदाय के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करते हुए भाग लिया। अध्यक्ष इंद्रपाल सोनी व सचिव ऋषिपाल सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा में बुधवार सुबह 5 बजे आशा की दीवार के कीर्तन प्रारंभ हुए। इसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने भाग लिया। ख्यानी हरमीत सिंह व सुखबीर सिंह ने सुमधुर कीर्तन से संगत को निहाल किया। दोपहर में गुरु का अटूट लंगर शुरू हुआ। इसमें सभी समाजजनों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ।
सवा 12 बजे तक देश में गुरुदा लंगर आरंभ हो जाएगा। जिला सप्ताह में गुरुदा लंगर संग्राम हो नगर परिषद के चुनाव का रंग जमने लगा है। कहीं पर पार्षद प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं तो कहीं पर कार्यालय का उद्घाटन कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वार्ड नंबर 32 में भाजपा प्रत्याशी आरती शेखावत जनसंपर्क कर रही हैं। उनके साथ कैलाश चिंगर, जगदीश सैन, राजेंद्र शेखावत आदि भी थे। उधर वार्ड नंबर 32 के कांग्रेस प्रत्याशी मोनिका सेन के कार्यालय उद्घाटन पूर्व चेयरमैन ओम नारायणीवाल ने किया। हेमेंद्र शर्मा, चैन सुख समदानी, ओम घट्यानी, पूर्व पार्षद गोविंद कुजर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। चीन की विस्तारवादी नीति के कारण हमेशा अपने पड़ोसी देशों के भूभाग व समुद्री सीमाओं पर अतिक्रमण करता रहा है, जिससे हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। चीन के खिलाफ भीलवाड़ा के लोगों से इस विषय को लेकर चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। चीन हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति के कारण अपने पड़ोसियों से उलझता रहा है और साथ ही जो उसका पड़ोसियों देशों के जो भूभाग है, चाहे समुद्री सीमा हो, हमेशा उस पर अतिक्रमण करता रहा है। अभी जो ताज़ा घटनाक्रम के अंदर जिस प्रकार अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने एक नया गांव बसाया है और जिसकी सैटेलाइट की जो तस्वीरें आ रही है, इस बारे में भीलवाड़ा का आम जन क्या सोचता है, क्या और किस प्रकार जो ड्रैगन है उसको सबक सिखाया जाए। जी सर, चीन की जो विस्तारवादी नीति है इस बारे में आप कैसे सबक सिखाए, आपका क्या मानना है? चीन का शुरू से रवैया रहा है कि हमें 2 पे क्लेम करना है और 1 पे छोड़ना है। तो वो कई बार 5-5 एरियो पे क्लेम इसलिए करते हैं कि बातचीत होगी टेबल पे तो 3 ले लेंगे, 2 छोड़ देंगे, और इस तरीके से वो बार बार अपनी एक रणनीति के तहत आगे बढ़ता है और कुछ ले पड़ता है। और ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और हमें इसका जनमत के जरिए जनता के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करके उनके खिलाफ एक वातावरण निर्मित करने की जरूरत है, क्योंकि बॉर्डर पे युद्ध नहीं लड़े जाते हैं, अंदर जनता के मन मस्तिष्क में भी युद्ध की तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाके हम उनके खिलाफ एक एनवायरनमेंट तैयार कर पाएंगे। क्योंकि 50 रुपये की झालर का चाइना का बहिष्कार करने से उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं में कोई अंतर आने की संभावना है नहीं। जब तक कि हम बड़े एग्रीमेंट्स होते हैं और उसको चाइना को हम बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश की सफलता को उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां तक कि हम कामना करते हैं। बिल्कुल। किस प्रकार सबक सिखाएं चीन को आपके हिसाब से? चीन को सबक सिखाने के लिए जैसे डोकलाम में माननीय प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में जो जवाब दिया गया है, उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस चीन को ड्रैगन को सबक सिखाना चाहिए। और ये चीन को सबक सिखाने के साथ साथ चीनी सामान का बहिष्कार समस्त रूप से करो, जिससे आर्थिक रूप से ये सुदृढ़ नहीं हो सके, और चाइना का मार्केट को पूरी तरह समाप्त किया जाकर के फिर इसको ये सुदृढ़ तरीके से चीन की नीतियों का भी और साथ साथ इसका विरोध होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस मोदी सरकार में फेलियर का आरोप लगा रही है कि इसकी नीतियों की वजह से चीन के हौसले बुलंद। आप नहीं, ये कांग्रेस का आरोप ओपोजिशन की वजह से है, मोदी सरकार फेल नहीं है। डोकलाम में भी जवाब दिया। जी, उसी तरह मतलब स्ट्रांगली एक बार और इनको जवाब दिया जाना चाहिए। किस प्रकार मानते हैं कि किस प्रकार चीन को सबक सिखाया जाए? देखिए, चीन को सबक सिखाने के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी कि आज़ादी के बाद चीन के विरुद्ध दक्षिण एशिया क्षेत्र में ऐसा कोई गठबंधन नहीं बन पाया जो सारे पड़ोसियों को एकत्रित करे और इस बारे में सजग करे। इस सरकार ने प्रयास किया, लेकिन बॉर्डर पे एक हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है ताकि सेना की गतिविधि वहाँ बनी रहे। कांग्रेस शासनकाल में हमारी चूंकि सीमाएं निर्धारित नहीं थी, मैकमोहन रेखा को भारत मानता था, चीन नहीं। वो आज भी यही कहता है कि हमारी कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है तो ये क्षेत्र मेरा है। सरकार को एक नोटिफिकेशन इस बारे में अब अवश्य लाना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में भारत का अंग है, और इस बारे में क्या जनता में जो भी जागृति आई सोशल मीडिया से, मैं तो ये चाहता हूँ सरकार इस तरह के कार्यक्रम वहाँ दक्षिण जो उत्तर पूर्वोत्तर का इलाके हैं वहाँ आयोजित करने चाहिए कि ये क्षेत्र हमारा है, भारत संप्रभुता का देश है। और चीन के साथ मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आर्थिक, क्योंकि आज की तारीख में वो आर्थिक महाशक्ति है। हम अपनी सेनाओं को जिस लेवल पे अभी हमने वहाँ जवाब दिया लद्दाख और लेह में, चीन को पीछे हटना पड़ा। सेना को मजबूती से पावर दे, आपकी सेना की गतिविधियाँ वहाँ इतनी ज़्यादा हो कि आज बद्रीनाथ से ऊपर तक चाइना का रोड है, हमारा रोड अब बन रहा है 50-60 साल बाद। अगर हमने परिवहन के सारे साधन वहाँ पहुँचा दिए, हमारी सेनाएँ वहाँ बैठने लग गई और बराबर निगरानी होती रही, तो ये
क्षेत्र बसाना, क्योंकि चीन की एक नीति है, वो बार बार वो कहते हैं कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से कि वो चूहे कितने खाना जानती। तो हमें इस नीति पे चलना पड़ेगा कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद हो, हमारे पास श्वान कितने हैं जो बिल्ली को मार सके। तो इस तरह की नीति भारत को अपनानी पड़ेगी। जहां अधिकार किया गया है वहां भारत की फौज पहले जाके बैठे, जैसा कि हमने लद्दाख में किया। हम सबसे पहले ऊपर थे तो उनको पीछे आना पड़ा। तो आज अरुणाचल प्रदेश की स्थिति इसलिए हुई है कि वहां अभी तक वो विश्व के अंदर वो सीमाएं निर्धारित नहीं है। भारत कहता है ये मेरा अंग है, चीन वर्षों से कह रहा है हमारा। वो अरुणाचल प्रदेश सिक्किम को आज भी अपने नक्शे में बताते हैं कि चीन चाइना के अंग है। लेकिन इस सरकार ने 2014 में यूएनओ अधिवेशन में भारत के राजदूत ने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। आज तक भारत के किसी राजदूत ने नहीं कहा। दे ऑलवेज सेड दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड दिस गवर्नमेंट। तो अब भारत जब कहने लगा है तो तय बात है प्रतिक्रिया आएगी, और उस प्रतिक्रिया को विपक्ष बुला रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पास 3 गांव बस गए। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमारी सेनाएं वहां बैठी है, वो गिरबान होकर जाकर कोई गांव नहीं बसाए गए। ये चीन का प्रोपेगेंडा है। बॉर्डर एरिया, नो मैन लैंड एरिया है, उसके पास ये 3 गांवों की लोकेशन पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई गई। इसलिए मैं चाहता हूँ मीडिया भी इस स्थिति को बताए कि जब भारत ने 2014 में कहना शुरू किया कि इट्स आवर प्योर लैंड, तब जाके उन्होंने विवाद पैदा किया। अब तक भारत की सरकार यही बोलती थी कि दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये अंतर है, इसलिए विवाद होगा। क्योंकि जब हम स्वामी बन के कहीं जा रहे हैं कि ये हमारी जगह है, तो तय बात है जो विरोधी है उसको हवा लगेगी, मिर्ची लगेगी। बिल्कुल। साथ ही अगर जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तिब्बत हो गया, या जो पीओके हो गया, इसके आसपास भी वो लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है। उसका जो मूल कारण है, आज दुनिया के अंदर जो वीटो पावर्स कंट्री है वो 5 है, उसमें चीन वीटो पावर है। और जब तक भारत को वीटो पावर नहीं मिलेगा तब तक हम उनका राजनीतिक स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूएनओ, उसमें हम अपनी ताकत को नहीं खड़ा कर पाएंगे। 195 कंट्री है जिनको हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ जोड़ा हुआ है, और हम 45 से मेंबर है 1945 से। और भारत की जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर वीटो पावर की स्थिति नहीं आएगी, ब्राजील और भारत का जो क्लेम है, चीन का क्लेम है, तो भारत का क्लेम अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है। जिस दिन भारत को वीटो मिल जाएगा उस दिन दुनिया में हमारी राजनीतिक ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि तिब्बत को जो उन्होंने हथिया या 5000 साल का तिब्बत का इतिहास है और उसको झुठलाया गया। और माओ से तुंग ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के पहले गृह युद्ध कराया चाइना में, और जो राष्ट्रवादी चीनी थे उनको खदेड़ के ताइवान तक भेज दिया, और आज उन्होंने उसको कब्जा कर लिया और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, नेपाल पे कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान में अपनी कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, श्रीलंका में कॉलोनीज डेवलप कर रहे हैं, ताकि वह अपने आर्थिक साम्राज्य के बल पे दुनिया को अपाहिज बना सके। ये उनकी रणनीति है। उसको फेल करने के लिए हमारे को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब मोर्चों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2007 में मैं साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था, जिसमें चाइना का साम्राज्यवादी हमला और चीन की तिब्बत की स्वायत्तता पे हमने अपनी बात रखी थी। और आज भी हम कह रहे हैं तिब्बत की स्वायत्तता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, नेपाल की स्वायत्तता हमारे लिए मायने रखती है, भूटान की संप्रभुता हमारे लिए मायने रखती है। ये आज चर्चा का और चिंतन का विषय है, इसको हमें लागू करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फेलियर रहा पुराने टाइम पर, जिसकी वजह से आज चीन के हौसले बुलंद है। बिल्कुल। जो पुरानी सरकारें हैं जिन्होंने पूरी तरीके से सेना को मजबूत नहीं किया, उस समय जो सुविधाएं देनी चाहिए थी, जो संसाधन देने चाहिए थे, वो संसाधन उन्होंने फौज को नहीं दिए, जिसकी वजह से सेना उस समय इतनी मजबूत नहीं हो पाई जिससे उनको जवाब दिया जा सकता था। लेकिन इस समय जो मोदी जी ने सेना को अभी जो आधुनिक यंत्र देकर उनको सशक्त किया है, और जो अपनी सेना है भारतीय सेना, वो इस समय चीन को मुंह तोड़ के जवाब दे सकती है। तो मोदी जी को, विपक्ष को साथ लेकर कांग्रेस सरकार को भी, कांग्रेस के जो सरकारें हैं जिन राज्यों में, उनको भी संतुष्ट करके, उनसे वार्तालाप करके कि भाई ये देश पर आया हुआ संकट है, इसको साथ लेकर जो देश की सेना को जो मजबूती देनी चाहिए वो मजबूती देके सेना के जरिए चीन को जवाब देना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी जो सेना थी वो पुराना भारत नहीं रहा, अभी आधुनिक भारत है, और दुनिया को दिखाना चाहिए कि अभी आधुनिक भारत है, हम भी दुनिया को जवाब दे सकते हैं। जो अपने साथ जो गलत करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तभी लोगों को लगेगा कि भारत मजबूत है, कोई अपनी तरफ आग उठाकर नहीं देख पाएगा। जय हिंद, बिल्कुल। जय भारत। तो जब जिस प्रकार भिलवाड़ा की जो जनता है या आमजन है, जो बुद्धिजीवी है, इनका एक सुर में मानना है कि
अब चीन को समय आ गया है कि आर्थिक मोर्चा हो, चाहे कूटनीतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको घेरा जाना चाहिए, ताकि जो उसकी विस्तारवादी नीतियां हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं एक ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of महिला आश्रम कॉलेज, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारत विकास परिषद सुभाष शाखा द्वारा उड़ान सप्ताह के चतुर्थ दिवस को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर 8 एवं कच्ची बस्ती में स्वेटर जर्सी वितरण कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व वंदे मातरम गान के साथ की गई। कार्यक्रम में 51 बालिकाओं को स्वेटर जर्सी वितरित किए गए, साथ ही बच्चियों को मास्क भी दिए गए। कार्यक्रम प्रभारी रीटा गोयल ने उड़ान सप्ताह के तहत किए गए सभी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका विजय लक्ष्मी ने शिक्षित बालिकाएं परिवार, समाज व देश के विकास में किस तरह योगदान दे सकती है, इसके बारे में जानकारी दी। इस मौके पर प्रांतीय महिला प्रमुख गुणमाला अग्रवाल, महिला प्रमुख शारदा चेचानी, अमन सोमानी, मधु लड्ढा, आशा डाड, सुमन भंडारी, सुनीता शारदा, मीनाक्षी मानसिंगा, मनीषा बूलिया उपस्थित थी। कार्यक्रम प्रभारी आशा दरगाह ख्यापित किया। कार्यक्रम का संचालन सुनीता नारायणीवाल ने किया। आरसी व्यास कॉलोनी स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार शाम पोष पड़िया का उत्सव और भोग लगाया गया। सचिव अंकुर बाला ने बताया कि 3 बजे वसंत कंवर कोषाध्यक्ष किरण गौड़ के सामने मधु विजयवर्गीय ने भजन गाए। साथ में कांता विजयवर्गीय, बसंती देवी जोशी, लीला सिसोदिया, मंजू जंवर, राजकुमारी पोरवाल, गायत्री दादी, सरला चतुर्वेदी, सीमा बिरला, अनिता नुवाल, ज्ञान किरण, दुर्गा दादीश, निर्मला शर्मा, शांता सैन आदि ने कृष्ण भजनों की प्रस्तुतियां दी। पकौड़े व गाजर के हलवे का भोग लगाया गया। इस अवसर पर पार्षद प्रत्याशी घनश्याम सैन व महेश शर्मा का स्वागत किया गया। बिजोलिया में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के तहत रामोत्सव स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भारत माता व भगवान श्री राम के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर की गई। मुख्य वक्ता विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद ने श्री राम जन्मभूमि के इतिहास, अब तक हुए संघर्षों और मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि ऐसा मंदिर बने जो 1000 वर्षों तक अक्षय रहे। इसके लिए मुक्त हस्त से निधि समर्पण करें। निधि समर्पण अभियान के तहत 6 लाख गांव में 40 करोड़ हिंदू परिवारों से संपर्क किए जाने की बात भी कही। संत परमेश्वर दास ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए धर्म का कार्य करें। वर्तमान में धर्म के प्रति आस्था घटती जा रही है। खान पान और रहन सहन विदेशी होता जा रहा है। साथ ही वर्ष 1992 में कार सेवा में जाने वाले कार सेवकों का सम्मान भी किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए घनश्याम मेड़तिया द्वारा 1,21,000, एडवोकेट मोहनलाल, सुमित कुमार,
जोशी द्वारा 1,21,000, बद्री प्रसाद गुरुजी परिवार द्वारा 1,11,000, लक्ष्मी नारायण ब्रह्मभट्ट द्वारा 1,01,101, श्याम अहिर तिलस्वा ने 1,01,000, प्रभुलाल धाकर ने 51,000, अमित गोखरू ने 51,000 व अन्य लोगों ने भी समर्पण निधि की घोषणा की। अभियान के संयोजक श्याम अहिर व सह संयोजक कमल ब्रह्मभट्ट ने बताया कि उपरमाल क्षेत्र के प्रत्येक गांव और घर से निधि संग्रहण किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।